As far as Vayalikaval murder case investigation is concerned, we are investigating the case from all angles, and more or less the culprit who is or the prime suspect who is likely to have committed this ghastly offence is identified. Only thing is we are yet to apprehend him, in the sense we have not yet caught him. So as and when the person is caught and further his interrogation is done, then we will be able to provide further details regarding the case. एक लड़का था इधर कॉर्नर रोड में ड्रॉप करता चलता, वो लड़का क्या और कौन है मैं देखा नहीं। उसका भैया भाभी उधर मैं देखा नहीं। 2022 की श्रद्धा वाकर केस जो पूरे देश को दहला दिया था, वही कहानी फिर से दोहराई गई है, बस इस बार शहर अलग है। महालक्ष्मी, जिसकी उम्र करीब 29 साल थी, नेपाल से बिलोंग करती थी। 2019 में उसकी शादी नेपाल में ही हेमंत दास नामक एक शख्स से हुआ था। उनका शादी एक अरेंज मैरिज सेटअप में हुआ था। दोनों बहुत खुश थे। अपने बेहतर फ्यूचर के लिए दोनों बेंगलुरु आ जाते हैं। हेमंत बेंगलुरु में ही एक मोबाइल शॉप में जॉब करने लगता है और महालक्ष्मी मॉल में एक ब्यूटी प्रोडक्ट के टीम लीडर के तौर पर काम करने लगती है। दोनों की लाइफ खुशी खुशी चल रही थी। उनकी एक बहुत ही प्यारी बेटी भी होती है। तब तक सब कुछ सही चल रहा था। 2023 आते आते दोनों हस्बैंड वाइफ के बीच दूरियां बढ़ने लगती है, जब हेमंत को अपनी वाइफ महालक्ष्मी पर शक होता है कि उसका अफेयर किसी और के साथ चल रहा है। दोनों के बीच अक्सर झगड़े होने लगते हैं और आखिरकार आज से करीब 9-10 महीने पहले महालक्ष्मी हेमंत दास से अलग हो जाती है। महालक्ष्मी की माँ और बड़ी बहन बेंगलुरु में ही दूसरे जगह पर रहा करती थी। हेमंत से अलग होने के बाद महालक्ष्मी कुछ दिन तक अपनी माँ और बहन के साथ ही रही। फिर उसने बेंगलुरु में ही एक 1 BHK का फ्लैट रेंट पर ले लिया और वो अकेले रहने लगी। जब वो अपने हस्बैंड से अलग हुई थी तो स्टार्टिंग के 4 मंथ वो अपनी बेटी को अपने साथ रखती है और फिर 4 मंथ के बाद बेटी को अपने हस्बैंड को सौंप देती है। और बीच बीच में उसको जब भी फुर्सत मिलता था, 15 दिन, 20 दिन या 1 महीने पर वो अपनी बेटी से मिलने अपने हस्बैंड के घर जाया करती थी। 2 सितंबर लास्ट डे था जब महालक्ष्मी का अपनी माँ से बात हुआ था। उसके बाद जब उसकी माँ, बहन, उसका भाई जो नेपाल में रहता है, जब भी उसे कॉल करने की कोशिश कर रहा था तो फ़ोन लगातार स्विच ऑफ आ रहा था। महालक्ष्मी के घर के पास रहने वाले पड़ोसियों ने रूम ऑनर को कंप्लेन किया कि उसके कमरे से बदबू आ रही है। रूम ऑनर जब आके देखते हैं तो उसे भी लगा कि सच में महालक्ष्मी के कमरे से बहुत ही ज़्यादा बदबू आ रही है। रूम ऑनर ने महालक्ष्मी को कांटेक्ट करने का कोशिश किया, लेकिन उससे कांटेक्ट नहीं हो पाया। रूम ऑनर ने फिर तुरंत महालक्ष्मी की माँ को कांटेक्ट किया तो उसकी माँ परेशान होकर बोली, मैं महालक्ष्मी को 15-20 दिन से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है। हमने मॉल जाकर भी पता किया, लेकिन वहाँ पे पता चला कि वो वहाँ शॉप पर भी नहीं आ रही है। रूम ऑनर ने कहा, महालक्ष्मी के घर से बदबू आ रही है, कुछ पड़ोसियों ने कंप्लेन किया है। ये सुनते ही महालक्ष्मी की माँ और बहन दोनों काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है और वो तुरंत महालक्ष्मी के घर पर आती है। जब दरवाज़ा खोला जाता है, उसकी माँ और बहन रूम के अंदर एंटर करती है तो एक तेज़ बदबू दोनों को एहसास होता है। जब उन्होंने कमरे की लाइट ऑन की तो पूरे कमरे में ब्लड ही ब्लड के निशान थे और कमरे में जगह जगह पर मांस के टुकड़े पड़े हुए थे, जो देखने से ही पता चल रहा था कि इंसानी मांस के टुकड़े हैं। दोनों बदहवास होकर रूम से बाहर निकल जाती है। रूम ऑनर तुरंत पुलिस को संपर्क करते हैं और अगले 10-15 मिनट के अंदर ही पुलिस वहां पर पहुंच जाती है। पुलिस जब रूम में एंटर करती है तो रूम का हालत देखकर ही पता चल जाता है कि यहाँ कुछ तो गलत हुआ है। तभी पुलिस की नज़र वहीं पास में रखी एक फ्रिज पर पड़ती है। फ्रिज के नीचे से कुछ निशान लकीर जैसे निकल रहे थे,
जैसे लग रहा था कि ब्लड का निशान हो। फ्रीज थोड़ा सा खुला हुआ था। पुलिस वालों ने फ्रीज का पूरा डोर ओपन किया। अंदर का जो मंजर था वो देखकर पुलिस के भी होश उड़ जाते हैं। फ्रीज के ऊपर के खाने में 2 इंसानी पैर पड़े थे। बीच के हिस्से में बाकी के बॉडी पार्ट्स के अलग अलग टुकड़े पड़े थे और सबसे नीचे वाले हिस्से में एक सर रखा हुआ था। पुलिस के भी हौसले जवाब दे देते हैं। तुरंत ही फॉरेंसिक टीम वाले को बुलाया जाता है, लेकिन उनकी भी हिम्मत काम नहीं करती है। फिर हॉस्पिटल से कुछ मेडिकल स्टाफ को बुलाया जाता है। जब अलग अलग टुकड़ों को कलेक्ट किया जाता है तो पता चलता है कि 30 से 40 के बीच में पूरे टुकड़े हैं। माँ और बहन को अब तक पता चल चुका था कि ये महालक्ष्मी का ही लाश है। देखते ही देखते ये खबर पूरा फैल जाता है और सबके दिमाग में एक ही बात घूमता है, श्रद्धा वाकर केस। सबको वो कहानी फिर से याद आ जाता है। कमरे से सारे सबूतों को इकट्ठा किया जाता है और उसी कमरे में बेड के पास एक फ़ोन मिलता है, जो फ़ोन महालक्ष्मी का था। कॉल डिटेल निकालने पर पता चलता है कि 2 सितंबर को लास्ट कॉल गया था इस फ़ोन से और सबको इस घटना की खबर 21 सितंबर को मिला था, यानी कि 19 दिन पहले ही महालक्ष्मी का कत्ल हो चुका था। अब सवाल ये था कि महालक्ष्मी को इतने बेदर्दी से मारा किसने। महालक्ष्मी के पति को जब पता चला तो वो भी वहाँ पर आया, लेकिन पुलिस के सस्पेक्ट लिस्ट में पहला नंबर उसी का था। पड़ोसियों से पता चला करीब 5 महीने पहले ही महालक्ष्मी ने ये घर रेंट पर लिया था। पड़ोसियों से उसका ज़्यादा बातचीत नहीं होता था, क्योंकि वो डेली 9:30 बजे सुबह अपने घर से निकल जाती थी और रात को अक्सर 10:30 बजे तक वो घर लौटती थी। उनके पड़ोसियों ने बताया कि एक अनजान शख्स उसको कभी कभी बैग से पिक करने के लिए आता था। एक पड़ोसी ने बताया कि एक शख्स आया था जो महालक्ष्मी के इस घर में कुछ दिनों तक रुका था, लेकिन वो अनजान शख्स कौन था इसके बारे में किसी को पता नहीं है। उसके हस्बैंड को जब पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है और उससे पूछताछ किया जाता है तो पता चलता है कि उत्तराखंड का रहने वाला एक हेयर स्टाइलिस्ट, जिसके साथ महालक्ष्मी का अफेयर था, और पूछताछ करने पर पुलिस ने पाया कि हेमंत बेकसूर है और पुलिस द्वारा उसे छोड़ दिया जाता है। पुलिस कमिश्नर बी दयानंद ने कहा कि पुलिस सभी एंगल से मामले की जांच कर रही है और मुख्य संदिग्ध की पहचान हो चुकी है, लेकिन हम उसे अभी रिवील नहीं कर सकते हैं। महालक्ष्मी का असली कातिल कौन है, इसका पता बेंगलुरु पुलिस लगाने में जुटी हुई है और आशा है बहुत ही जल्द कातिल पकड़ा जाएगा।